हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं प्रेसिडेंट को और आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले की वीडियो में हमने दोस्तों एक लेजिस्लेटिव पावर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, उसे हमने समझा था। तो वही आज हम देखेंगे अदर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को या इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है, बने रहना है ना। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे क्या है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें जो आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट प्रेसिडेंट जो है इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 हमें बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट के एक अभिन्न अंग है, पार्लियामेंट के एक अभिन्न अंग है। और पार्लियामेंट बनी है किस किस को मिलकर? लोकसभा, राज्यसभा और थर्ड वन कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। इसी नाते प्रेसिडेंट है ना कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स को एंजॉय करते हैं। ओके ओके, प्रेसिडेंट एंजॉयज वेरियस लेजिस्लेटिव पावर्स इन दिस कैपेसिटी। तो सबसे पहले अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करूं तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर का जिक्र हमें मिलता है आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में ओके, आर्टिकल 85 को दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। ओके, तो आपने अच्छे से समझना है क्या कह रहा है। आर्टिकल 85 कह रहा है कि हमें पता है पार्लियामेंट है ना साल में 3 बार मिलती है इन द टर्म ऑफ 3 सेशंस, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। लेकिन इन तीनों सेशंस का जिक्र कहीं पे भी नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट वर्ड भी नहीं था, बजट बाद में जुड़ा है, सॉरी, कहीं पे भी इन सेशंस का कहीं पे भी जिक्र नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो वही इन सेशंस को कौन समन करता है, कौन बुलाता है? तो वो बुलाते हैं प्रेसिडेंट। ओके, तो आर्टिकल 85 कहता है कि प्रेसिडेंट summons and prorogate the houses of a parliament, and also dissolve the Lok Sabha, आर्टिकल 85 हमें बताता है कि राष्ट्रपति है ना पार्लियामेंट के सेशंस को समन्स कर सकता है और प्रोरोगेट करता है। समन का मतलब हमने दोस्तों पहले बता रखा था कि एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए। ओके, समन करना इसे कहते हैं, बुलावा देना हो गया। प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोगेट है ना, प्रोरोगेट मतलब सत्रावसान करना होता है हाउस का, दोनों सदनों का। ओके, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को समन करता है और उनका सत्रावसान करता है। साथ के साथ ही लोकसभा को डिसॉल्व भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। ओके, लेकिन प्रेसिडेंट की यह जो पावर है, यह वाली जो लेजिस्लेटिव पावर है, ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर इनकी यह नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर दोस्तों नहीं है। ये करते हैं है ना, सेशन को समन भी करते हैं, प्रोरोगेट भी करते हैं, और लोकसभा को, यहाँ पे लोकसभा बात हो रही है ना कि सेशंस की, लोकसभा को डिसॉल्व भी करते हैं। लोकसभा को डिसॉल्व भी करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट समन करता है और प्रोरोगेट करता है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, यह डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट की। क्या होगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी मेजोरिटी खो देंगे, फिर
लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए एडवाइस करें प्रेसिडेंट को। तो उस केस में प्रेसिडेंट उनके एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे और प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिशनरी है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या डिसीजन लेना है, लोकसभा को डिसॉल्व करना है या नहीं। वो उस केस में प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, हमने पहले डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ओके, तो पहली लेजिस्लेटिव पावर हमारे पास यह आ जाती है आर्टिकल 85। वही इसके बाद जो सेकंड लेजिस्लेटिव पावर है वो है हमारी आर्टिकल 108। आर्टिकल 108। तो दोस्तों नेक्स्ट है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में क्या है दोस्तों, जब कभी भी किसी बिल को पास करने से संबंधित रिलेटेड लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक की पोजीशन हो जाए, तो वैसे में प्रेसिडेंट को यह पावर है कि दोनों हाउसेस को ज्वाइंट सेशन के लिए बुला सकती है। तो ऐसे ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता करता है चेयरमैन, जो ऐसे ज्वाइंट सेशन के जो अध्यक्षता करता है वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ओके, तो आर्टिकल 108 कहता है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉल both the houses both the houses for a joint session। और ऐसे ज्वाइंट सेशन के जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं ऐसे ज्वाइंट सेशन के चेयरमैन? चेयरमैन जो होंगे इसके, काफी बार छोटे मोटे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि ऐसे ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा। दोस्तों पूरी जान लगा दो इस बार यूपीएससी निकालने के लिए, है ना। वो डायलॉग है ना, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ओके, तो ये है हमारी सेकंड लेजिस्लेटिव पावर्स, है ना, जो कि है आर्टिकल 108 में, कि जब कभी भी बिल को पास करने से रिलेटेड लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक की सिचुएशन आ जाए, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वह दोनों के ज्वाइंट सेशन को कॉल कर सकती है, दोनों के ज्वाइंट सेशन को बुला सकती है, और ऐसे ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता जो की जाती है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा की जाती है। ओके, तो ही इसके बाद थर्ड जो पावर है हमारे प्रेसिडेंट साहब की, थर्ड पावर है हमारे प्रेसिडेंट साहब की, वो है आर्टिकल 331 और आर्टिकल 80 में। वो पावर क्या है दोस्तों? पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, है ना, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा में किए जाते थे, दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, जो प्रोविजन है आर्टिकल 331 में। तो वहीं आर्टिकल 80 में राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किनको? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 331 में कहते हैं कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में, है ना, दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो वही आर्टिकल 80 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। वे मेंबर्स, है ना, वे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो जो स्पेशल नॉलेज रखता हो, जो स्पेशल नॉलेज रखता हो या प्रैक्टिकल नॉलेज रखता हो, या प्रैक्टिकल नॉलेज रखता हो इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। सोशल सर्विस, इन फील्ड्स, है ना, जिनके इन फील्ड में एक्सपर्टीज होंगी, है ना, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, उन फील्ड से रिलेटेड, है ना, उन फील्ड से रिलेटेड 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 80। कहां पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में। तो वही आर्टिकल 331 के थ्रू लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में। ओके, लेकिन अब इन दो एंग्लो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। रिप्रेजेंटेशन जो है ऑफ एंग्लो इंडियंस का,
एंग्लो इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन था कहाँ पे, लोकसभा में भी और स्टेट की लेजिस्लेचर में भी, स्टेट लेजिस्लेचर में भी, है ना। तो इनके रिप्रेजेंटेशन को अब समाप्त कर दिया गया है। ये समाप्त किया गया है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को समाप्त कर दिया गया है। जो अब 2024 में जो इलेक्शन होंगे उन इलेक्शंस में, है ना, उन इलेक्शंस में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में आगे से जो एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं होगा, है ना, वो नहीं होगा। ओके, तो यह पावर है, पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 331, है ना। ध्यान रखना इस अमेंडमेंट से किस आर्टिकल को अमेंड किया गया है, आर्टिकल 331 को। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर्स है वो है दोस्तों स्पेशल पावर्स ऑन बिल्स। दोस्तों कोई पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी बिल पास किए जाते हैं वो बिल तब तक एक्ट नहीं बनते जब तक कि प्रेसिडेंट अपनी स्वीकृति ना दे दे। राष्ट्रपति के पास जब वे बिल्स भेजे जाते हैं उनकी स्वीकृति के लिए, तब राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 111, अंडर आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को पावर है कि उन बिल्स के पास, है ना, अंडर आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर रहती है उन बिल्स पे, है ना। वो क्या है दोस्तों, स्पेशल पावर कौन सी है, वीटो पावर्स, वीटो पावर्स। और वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हमने सही से डिस्कस कर रखा है। वीटो पावर्स 3 तरह की वीटो पावर्स होती है, एक एब्सोल्यूट वीटो, एक सस्पेंसिव वीटो, थर्ड वन पॉकेट वीटो। तो वही अगर मैं तीनों की बात करूं तो एब्सोल्यूट वीटो जो होती है दोस्तों, ये डिस्क्रिशनरी पावर बिल्कुल भी नहीं है प्रेसिडेंट की। ओके, तो जो एब्सोल्यूट वीटो है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि यह डिस्क्रिशनरी पावर बिल्कुल भी नहीं है प्रेसिडेंट की। एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, एब्सोल्यूट वीटो होती क्या है, जब बिल उनके पास, दो एक चीज और ध्यान दो कि जो जो ऑर्डिनरी, है ना, ये जो वीटो पावर्स है कैसे बिल्स पे है, ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल्स के केस में है, फाइनेंस बिल्स के केस में है प्रेसिडेंट के पास। ओके, जब एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है दोस्तों, प्रेसिडेंट साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं अपनी इस पे स्वीकृति नहीं दूंगा, कर लो तुम जो करना है, मैं अपनी स्वीकृति नहीं दूंगा। लेकिन वो ऐसा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिन्होंने वो बिल पास करवाया है वही क्यों मना करेंगे, इसको जानने के लिए आप देखिए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि एक सेपरेट वीडियो रहती है, या सेपरेट वीडियो है प्रेसिडेंट की ओपन। ओके, वही जो सेकंड लेजिस्लेटिव पावर्स है वो है हमारी, वो कौन सी है, सस्पेंसिव, सॉरी वो सेकंड वीटो पावर कौन सी है, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो दोस्तों प्रेसिडेंट को यह मिली है आर्टिकल आर्टिकल 74 से, आर्टिकल 74 से प्रेसिडेंट को यह सस्पेंसिव वीटो मिली है। अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मिली है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से मिली है सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट को। ओके, सस्पेंसिव वीटो का मतलब है दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास जब वो बिल आएगा, है ना, तो वो बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। तो फिर प्रेसिडेंट जब फिर पार्लियामेंट उस बिल को पास करे बिना अमेंडमेंट के या अमेंडमेंट करके, जब वो दोबारा से जब जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो राष्ट्रपति फिर बाउंड होंगे उस एडवाइस को मानने के लिए या उस बिल पर अपनी स्वीकृति देने के लिए। तो ये है हमारी दोस्तों सस्पेंसिव वीटो। वहीं अगर पॉकेट वीटो की बात करें तो पॉकेट वीटो निकल कर आती है लूप होल की वजह से, क्योंकि कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राष्ट्रपति को कितने दिनों के भीतर उस बिल के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। पॉकेट वीटो भी कैसी है दोस्तों, अगर इन दोनों पावर्स की बात करो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ये दोनों ही डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की। पॉकेट वीटो क्या होती है दोस्तों, प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे इंडेफिनिट पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग कर देते हैं। कहने का मतलब उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, उसे पड़ा रहने देते हैं। ओके, ना तो उसको रेटिफाई करते हैं, ना, है ना ही उस पर अपने सिग्नेचर देने से, स्वीकृति देने से मना करते हैं, ना ही उसको वापस भेजते हैं पार्लियामेंट के पास, है ना, और ना ही उस पर कोई एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये वीटो पावर्स मिलती है आर्ट प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 111। ओके, अगर नेक्स्ट में प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर की बात करूं तो वो हमें दिखाई पड़ती है अंडर आर्टिकल 87 में, आर्टिकल 87 में। ओके,
आर्टिकल 87 क्या कहता है, प्रेसिडेंट में एड्रेस द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली और ज्वाइंटली, राष्ट्रपति दोनों सदनों को सेपरेटली या ज्वाइंटली है ना संबोधित करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजन, दो इंस्टेंसेस ऐसे हैं, दो सिचुएशन ऐसी हैं जब जब प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को सेपरेटली या ज्वाइंटली एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले कब दोस्तों, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही बजट सेशन शुरू होता है ना, बजट सेशन की शुरुआत ही प्रत्येक वर्ष बजट सेशन की शुरुआत ही राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू होती है, राष्ट्रपति के एड्रेस से शुरू होती है। ऐसे एड्रेस को वो सेपरेटली भी कर सकते हैं और ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब बजट सेशन की शुरुआत ही राष्ट्रपति के एड्रेस से होती है, राष्ट्रपति अपने इस संबोधन में सरकार की द्वारा लाई जाने वाली नीतियों के बारे में, नीतियों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सरकार क्या क्या डिसीजन लेने वाली है, क्या क्या पॉलिसीज लाने वाली है, या क्या क्या बिल्स लाने वाले हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं प्रेसिडेंट इन दी बजट सेशन की शुरुआत में। ओके, तो वही दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा इंस्टांस है, राष्ट्रपति तब संबोधित करते हैं जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के जनरल इलेक्शन के पश्चात गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जब पहला सेशन शुरू होता है लोकसभा का और राज्यसभा का, तो उस दौरान प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को सेपरेटली या ज्वाइंटली संबोधित करते हैं। ओके, तो ये दो इंस्टेंसेस है जब जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। ओके, यह आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 87 में है। यह भी एक प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। ओके, अगर नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करूं दोस्तों, तो वो हम जानते हैं कुछ कमीशंस है, कुछ कमीशंस है। जैसे अगर मैं कैग की बात करूं, है ना, अगर मैं कैग की बात करूं, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर मैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं, एनसीबीसीज की बात करूं, है ना, या फिर नेशनल कमीशन फॉर, है ना, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज की बात करूं, है ना, या फिर मैं बात करूं किसी और कमीशन की भी, तो दोस्तों ये क्या है, ये क्या करते हैं कि ये एनुअल बेसिस पे अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक एनुअल बेसिस पे अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, अपने कार्य की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो इन रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष पेश करवाना होता है, इन रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष पेश करना होता है, और पार्लियामेंट के समक्ष इन रिपोर्ट को, है ना, कौन रखवाता है, तो कौन, है ना, कौन डायरेक्ट करता है ना, इन कमीशंस को अपनी एनुअल रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष रखवाने के लिए, वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट रिलीज द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एक इंपॉर्टेंट रहेगा, फाइनेंस कमीशन, है ना, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एटसेट्रा बिफोर द पार्लियामेंट, इनके द्वारा तैयार की गई जो एनुअल रिपोर्ट होती है उनको पार्लियामेंट के समक्ष पेश करवाता है कौन, राष्ट्रपति। ओके, वहीं अगर नेक्स्ट में लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करूं दोस्तों, तो वो क्या है, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिन्हें पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर, उन्हें उन्हें पार्लियामेंट में या तो लोकसभा या राज्यसभा में लाकर या लेकर आने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। ऐसे कौन कौन से बिल है, अगर हम देखें तो अगर मैं बात करूं मनी बिल की, अगर मैं बात करूं मनी बिल की, है ना, मनी बिल की, अगर वही मैं बात करूं फाइनेंस बिल्स की, फाइनेंस बिल्स की बात करूं, वही मैं बात करूं अगर टू अल्टर द नेम बाउंड्री ऑफ स्टेट और टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, अगर मैं बात करूं दोस्तों इन लॉज की, है ना, जो मनी बिल है दोस्तों, यहाँ पे हमने याद रखना है कि अंडर आर्टिकल 110 इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वही फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंतर्गत इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है।
तो वही किसी भी स्टेट की नेम को चेंज करने से संबंधित बिल या बाउंड्री चेंज करने से संबंधित बिल या कोई नई स्टेट बनाने से संबंधित बिल लाया जाता है अंडर आर्टिकल 3। अंडर आर्टिकल 3 तो ऐसे बिल्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या प्रेसिडेंट की स्वीकृति लेना या अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ओके, अगर क्यों राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है मनी बिल और फाइनेंस बिल्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले? ओके, क्यों अनुमति चाहिए होती है? तो दोस्तों अगर मैं इसके है ना इसको मैं अगर मैं बात करूं इस प्रोविजन की, तो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह मेंशन नहीं है। यह एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री, यह एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है जिसे हमने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर रखा है। कन्वेंशन क्या है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। फॉर एग्जांपल मनी बिल, फाइनेंस बिल या फिर ये वाले बिल्स में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है जो कि हमने भी अडॉप्ट कर रखी है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। ओके, अगर मैं बात करूं तो क्यों भाई क्यों जरूरी होती है राष्ट्रपति की अनुमति? तो वो अनुमति जरूरी इसलिए है दोस्तों कि जो मनी बिल और फाइनेंस बिल्स की अगर मैं बात करूं तो मनी बिल और फाइनेंस बिल एक ऑर्डिनरी बिल की तरह नहीं होते हैं। मनी बिल है ना, मनी बिल और फाइनेंस बिल का अगर हम इम्पैक्ट देखें तो सीधा सीधा वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। मनी बिल्स ऐसे बिल्स होते हैं जिससे कि है ना मनी बिल्स और फाइनेंस बिल्स ऐसे बिल्स होते हैं जिससे कि जो इंडिया की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ से इन बिल्स के माध्यम से क्या निकाला जाता है? विड्रॉ किया जाता है मनी। क्या ड्रॉ किया जाता है? विड्रॉ किया जाता है, पैसा विड्रॉ किया जाता है। ओके, तो यह इंडियन इकोनॉमी के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स पर कौन बिल ना लेकर आ जाए? प्राइवेट मेंबर। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स पर प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस ना कर दे, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ही प्रेसिडेंट की अनुमति अनिवार्य होती है। अगर जब किसी को मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति अनुमति देंगे उसके ऊपर। ओके, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं फाइनेंस बिल और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। तो दोस्तों ये थी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट की है ना जुडिशियरी पावर्स क्या है। ओके, तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।